अच्छा जी, हमने अपनी कल की क्लास में आइज़ा 720 शुरू किया था और आइज़ा 720 हमें क्या बताता है कि आपकी जिम्मेदारियां अदर इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड क्या है। ऐसा ही है, आपने क्या करना होता है कि अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करके कंपेयर करना होता है किससे, एफएस से। किन चीज़ों के लिए? या तो आप ये देखना चाहेंगे कि क्या अदर इन्फॉर्मेशन में कोई भंड तो नहीं है। अच्छा, तो आपकी अगर अदर इन्फॉर्मेशन में भंड है तो आपको क्या पंचायत है? नहीं, क्योंकि आप ये बोलेंगे क्योंकि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ खुद को नहीं एसोसिएट करना चाहेंगे जो कि फॉल्स, और क्योंकि वो उसके साथ चिपक के जा रही है, तो ऐसा नहीं हो कि यूज़र मिसलीड हो जाए। अच्छा, अगर आपके एफएस में मसला है तो वो भी वहाँ से भी पता लग सकता है कि भाई वो अलग चीज़ बता रहा है, एफएस अलग चीज़ बता रहे हैं, तो क्या मामला है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग का भी इशू हो सकता है, तो हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अपडेट हो जाए तो आप रिवाइज प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो। यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा भाई, एक कंपनी है जो अदर इन्फॉर्मेशन पब्लिश ही नहीं करती है, तो क्या 720 अप्लाई होगा? यानी अदर इन्फॉर्मेशन का पैरा ही रिपोर्ट से गायब हो जाएगा। यानी अदर इन्फॉर्मेशन का पैरा कब आएगा? तो आनी आप जाके देखिएगा, कोई ऐसा है तुम में से जिसने प्राइवेट एंटिटी का ऑडिट किया होगा? मतलब हो सकता है कि कोई पब्लिक कंपनी ना की हो, प्राइवेट एंटिटी की हो, तो उस प्राइवेट एंटिटी के अंदर आप देखिएगा अदर इन्फॉर्मेशन का पैरा नहीं होगा। और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि दैट हैज टू बी गिवन इन केस ऑफ ओनली लिस्टेड कंपनी, या वो कंपनी जो कि क्या पब्लिश करती हैं, अदर इन्फॉर्मेशन। बात क्लियर है? तो आप उसमें देखिएगा खोल के कि उसके अंदर नहीं मौजूद होगा वो, क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन जब होती नहीं है तो आपकी उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती। क्लैरिटी है? अभी चल रहा है, उसकी पिछले साल की मुबशर रिपोर्ट देखो और फिर बताना मुझे, नहीं होगा। ऐसा ही है? चलें ओके आगे। अब हम ये कहते हैं, आगे लेके चलते हैं इसको। अब हम ये कहते हैं कि चलें भाई, आपने जब इसका स्कोप समझ लिया, अब स्कोप के आगे आपने ये देखना है कि आपने करना क्या है। करने से पहले ज़रा ये सोच लो कि आप किस इंडिविजुअल को इस काम पे लगाएंगे। तो सोचने की बात यह है, समझने की बात यह, कोने कोने में बातें लिखी हुई हैं। सोचने की बात यह है कि आप इस काम के ऊपर जो अपॉइंट करेंगे, कि जो इंडिविजुअल कौन होगा, वो इंडिविजुअल होगा जिसके पास रेलेवेंट एरिया का क्या होगा भाई, एक्सपीरियंस होगा। लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, जरा फोकस होकर सीखिएगा, समझने की बात है। एनोटेशन ऑफ कर दूं? एनोटेशन आ रही है मेरे फेस पे, कौन कर रहा है भाई? एनोटेशन तो नहीं आ रही मेरी स्क्रीन पे, तो नहीं आ रही है, खैर मैं देख लेता हूं। ये हम क्लियर ऑल ड्राइंग कर लेते हैं। एक तो बचपन में इन लोगों को दे दिया गया होता ना फुट्टा और ये लिखने के लिए, तो यहाँ नहीं लिखते ये लोग। सही है, चलो ओके इधर। अच्छा, मैंने ये कहा कि भाई हम ये कह रहे हैं कि आप जब किसी बंदे को अपॉइंट करेंगे ना, तो देखिए आपने रेलेवेंट बंदा पिक करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने कहा कि भाई एक अदर इंफॉर्मेशन के अंदर डिस्कशन हुई है रिलेटिंग टू रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू के अंदर यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, कैपेसिटी कितनी है, सही है ना, किस स्ट्रीम की सेल्स कितनी हुई है। यानी अगर लेट से मैं मोबाइल बेचता हूं तो कितने मोबाइल के कितने मॉडल, किस नंबर के कितनी क्वांटिटी में बिके हैं। क्या ये सारी नॉलेज जिसने एक्सपेंसेस किए उसके पास होगी, या जिसने रेवेन्यू का हेड किया उसके पास होगी? जिसने रेवेन्यू का हेड किया उसके पास होगी। तो हम ये कहते हैं ना कि यहां पे आप अपॉइंट करेंगे फॉर मैचिंग एंड रिव्यू रेलेवेंट इंडिविजुअल। पहले बताओ, बात समझ आती है कि रेलेवेंट इंडिविजुअल का मतलब क्या है? रेलेवेंट बंदा। मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल सी चीज है एक्सपेंसेस को कंपेयर करना है कि वहां पे एक्सपेंसेस यहाँ पे एक्सपेंसेस सेम है या नहीं है, तो उसके लिए कोई एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए? नहीं। उसके लिए आप बोल सकते हो कि ये देख लो भाई, अगेन आप रेवेन्यू के लिए, ऐसी टेक्निकल चीज़ों के लिए टेक्निकल बंदा इसलिए अपॉइंट करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस जो पूरे बिजनेस में डेवलप हुई थी ऑडिट के अंदर, क्या वो गलत थी या नहीं थी, ये किसी और को तो नहीं पता लगेगा ना, ये उसको पता लगेगा जिसने वो हेड किया हुआ है। या तो सीनियर मैनेजर खुद लेके बैठ गया है, उसको तो पूरे एफएस का पता होता है ना कि यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। बट अगेन आप ये जिम्मेदारी लगाते हैं रेलेवेंट इंडिविजुअल की, जिसके पास रेलेवेंट एरिया की क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है?
ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, बात क्लियर है। अब किसी बैंक का ऑडिट कर रहे हो, अब बैंक में किस प्रोडक्ट में कितनी डिसबर्समेंट्स हुई है, लेट्स से हमने एग्रीकल्चर लोन दिया, कॉर्पोरेट लोन दिए, इंडिविजुअल्स को लोन दिया, तो भाई इसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी जिसने एडवांसेस का ऑडिट किया है। हमने उस पर इफेक्टिव रिटर्न कितना कमाया, ये नॉलेज उसके पास होगी जिसने ऑडिट किया है। तो वो कमेंट्री को इवेल्युएट करने के जो काबिल होगा वो वही बंदा होगा जो कि रेलेवेंट बंदा है। पहले तो कहानी समझ आ रही है। तो ये सारी वो प्रैक्टिकल बातों के जरिए बता रहा हूं जो वहां पे अंग्रेजी लिखी हुई है। अब एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखिएगा, फैक्टर्स दैट मे बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट एंगेजमेंट टीम मेंबर टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट किस चीज की है, कंपैरिजन की है ना, और कंपेयर करके ये देखने की कि वहां गलती तो नहीं है, एफएस में गलती तो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग तो अपडेट नहीं करनी। तो उसके लिए वो बोल रहा है कि भाई जब फैक्टर्स तुम्हें जो कंसिडर करने हैं बिफोर अपॉइंटिंग एनी मेंबर टू डू दिस टास्क, तो वो क्या फैक्टर्स होंगे, तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके बता रहा हूं ना। आओ देखते हैं। रिलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर, क्या मैंने बात सही कही? आगे, whether the engagement team members to be assigned the task have the relevant knowledge obtained in the audit to identify inconsistencies between the other information in that knowledge। अब ये खुद से रीड करो तो कभी तुम्हें जिंदगी में नहीं समझ आएगा, पर कहानी समझ आ रही है कि मैं उसको इसलिए अपॉइंट कर रहा हूँ ताकि ये समझ आ पाए उसको कि जो उसने नॉलेज ऑब्टेन की है और जो वहाँ लिखा हुआ है क्या वो आपस में कंसिस्टेंट है या नहीं है। बेवकूफ़ी क्या की जाती है पता है, इवन मैंने अपनी फर्म में बहुत चेंज किया है ये, तभी तो हम की रिसोर्स कहलाते हैं ना। अपनी फर्म में इसलिए चेंज किया, मैं देखता था किसी भी बच्चे को लगा देते भाई ये मैच कर ले, अबे भाई वो कैसे मैच करेगा यार, वो अपेरेंट रेशियोज तो कैलकुलेट कर सकता है, रिकैलकुलेट कर सकता है क्योंकि वो कैफ पास करके आया है, बट एडवांसेस के अंदर की जो चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं वो कभी भी वो वेरीफाई, क्योंकि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग उसके पास है ही नहीं। तो ये कैसे मैं कह सकता हूँ कि उसकी अंडरस्टैंडिंग से हट के चीज़ हो रही है, भाई उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो जो है उससे हट गई है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी देखेगा उसके लिए हट गई है क्योंकि उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। पहले तो यहाँ तक कहानी समझ आती है। आगे, वेदर इन केस ऑफ अ ग्रुप ऑडिट, ये बड़ी मजे की बात लिखी थी मैंने यहाँ पे ये समरी बनाते हुए, अगर ग्रुप ऑडिट है तो कंसोलिडेटेड एफएस भी बनेंगे, ऐसा है। तो जो कंसोलिडेटेड एफएस बनेंगे तो उसमें रिलेटेड टू सब्सिडी के बैलेंसेस भी होंगे। तो जब रिलेटेड टू सब्सिडी के बैलेंसेस भी होंगे तो उसमें दो चीज़ें। अच्छा, ये सारी जो बातें ना, मुझसे नवीद ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था बच्चे ने, कल उसने मैसेज किया था कि सर आप प्लीज़ जवाब दें प्राइवेट में। मैंने कहा ग्रुप पे लिखा कर भाई सबको पता लगेगा। उसने मुझे बड़ा अच्छा सवाल पूछा, सर हमें याद क्या करना है? पेपर में इतना टाइम तो नहीं होगा ना कि खोल खोल के लिखोगे। हर वो चीज़ याद करनी है जो कोर्स ऑफ एक्शन है। आपको डिसीव करना हो ना, मैंने अभी 2-3 दिन पहले पता नहीं कौन कौन सी 600 की वीडियो देखी, रीडिंग कराई जा रही थी। अबे 600 की रीडिंग कौन कराता है भाई? मतलब वो एक दरिया है, सोचने का तरीका है। अब ये देखो, इसमें मैं बोलूँ फैक्टर्स टू बी कंसिडर रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो बोलेगा भाई किस की चीज़ का रिलेटिव एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल तो दे। तो कहने का मतलब है आपको प्रोसीजर्स याद करने हैं। प्रोसीजर्स क्या? कोर्स ऑफ एक्शन। यानी एक सिनेरियो आया हुआ है, एक सिनेरियो उसने बनाया XYZ, हम तस्वुर कर लेते हैं सिनेरियो बना दिया, और सिनेरियो ये बनाया कि एक लिस्टेड कंपनी है, वो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश करती है, वो कहे व्हाट फैक्टर्स यू विल कंसिडर। आगे चुप हो जाए एग्जामिनर, क्या फैक्टर्स कंसिडर करोगे? तो आप बोलोगे भाई फैक्टर्स ये कंसिडर करूंगा, इसमें पूरा लिखना होगा क्योंकि उसने आप पे छोड़ दिया। तो फैक्टर्स क्या कंसिडर किए जाएंगे, उसमें सब लिखना होगा कि भाई क्योंकि आपको, अच्छा ये हिंट कहां से मिली? अदर इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन बनाता है क्लाइंट। तो आपको पिक कहां से करना है? आपने बोला भाई फैक्टर्स ये कंसिडर करूंगा पहले कि वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी पब्लिश करते हैं, ऐसा है। ये कौन से फैक्टर्स है कंसिडर करने के लिए? फिर बोलेगा, हम बोलेंगे कि अगर जो जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है मैं उसके लिए रेलेवेंट इंडिविजुअल्स को अलाइन करूंगा जिसके पास रिलेटिव एक्सपीरियंस हो। तो बातें ऐसे बनती हैं। मतलब ये कोई तुम्हें मतलब दुनिया का नहीं पकड़ के सिखा सकता कि भाई इसका ये आंसर है। भाई तुम्हें सोचना है तो वो फैक्टर्स याद कर लेना है ताकि तुम्हें पिक हो जाए। हाँ, अगर तुम इतने शार्प हो कि तुमने चेपियां लगाई नहीं है आयजा के ऊपर, तुम्हें पता है यहाँ से खोला, यहाँ से यूज कर लिया, कुछ बातें यहाँ से उठाएं, कुछ यहाँ से उठाए, तो यहाँ पे तो सब लग रहा है। वो भी तो फैक्टर्स ही थे ना जो इससे पहले थे कि भाई कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वो लोग एज अदर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ आती है? और आपको ये पूरा सिनेरियो बना के दे और बोले आपको कि भाईजान ये बताओ कि अब आपका ऑडिटर का ओवरऑल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो आप शुरू से लेकर सारी बातें लिखोगे कि हम उससे इंक्वायर करेंगे कौन कौन सी अदर इन्फॉर्मेशन होती है, उसका टाइम पूछेंगे कब वो दे देगा, वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। बात समझ आती है? तो जैसा सवाल होगा वैसे ही उसकी जवाबात होंगे। तो वो उसका सवाल बड़ा अच्छा था मुझसे कि सर याद क्या करना है? फैक्टर्स याद कर लेना, बातें, यानी डिस्कशन कर लो दोस्त से अपने बैठ के, यार अगर इस केस में होता तो क्या क्या होगा भाई, रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसे माइंड मैप्स हैं।
आयजा अपने पास में पता है क्या करता था, मेरे पास तो खैर पैसे नहीं होते थे तो पढ़ा भी खुद था मैंने। तो एक तो मैंने अपने पेज पे समरी बनाई हुई थी, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, ये फॉलो करना, तुम पास हो जाओगे इंशाल्लाह। मैं अपने पेज पे समरी बनाता था अपनी, जैसे ये तुम देख रहे हो ना, मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ। ये मेरी सीफैब की समरी बनी हुई है जो मैंने सीफैब में अपने लिए पढ़ने के लिए बनाई थी। ये रही, ये होगा तो ये करूँगा, ये होगा तो ये करूँगा, ये होगा तो ये करूँगा। यकीन करो मैंने समरी बना के ना ये वाली चीज़ें ये साइड में फेंक दी थी। मैंने बोला यार आयजा काम आएगा मेरे ज़िंदगी में। तो इससे मैं रिवाइज नहीं करता था, मैं रिवाइज कहाँ से करता था? आयजा से, ताकि वो पता नहीं तुम्हें तुम्हारे साथ होता नहीं होता, मेरे साथ तो बहुत होता है, मेरे दिमाग में पिक्चर छप जाती है। आप अगर लिख रहे होते हैं ना, आपके दिमाग में आता है पिक्चर क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ है। मेरे साथ तो होता है क्योंकि मैं इतना रीड करता हूँ, मैं इतना रीड करता हूँ कि मुझे याद हो जाता है, क्योंकि मुझे याद बहुत स्लो होता है। पर एक बार चीज़ याद हो जाती है मैं भूलता नहीं हूँ। मतलब मैं लिटरली आई एम अ वेरी स्लो लर्नर, मैं मुझे बहुत स्लो याद होता है, पर मैं इतनी बार याद करता हूँ ना उसको रिपीट करके दिमाग में नक्श हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप आंखें बंद करें ना रिवीजन के लिए, तो आपको स्कोप है, स्कोप के बाद ये है, ये पूछूंगा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, रिपोर्ट करूंगा, क्या क्या करना है, किस बंदे को अपॉइंट करना है, ऐसे बातें याद होनी चाहिए तुम्हें ताकि तुम लिख पाओ। और अंग्रेजी के अल्फाज नहीं मिल रहे हो खोल के देख लेना, पर इंशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस करोगे लिखोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। कहानी समझ आ रही है? मतलब मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ क्योंकि ये लोगों को आखिर तक नहीं पता होता कि तैयारी कैसे करनी है। मेरे लिए रिसीव करना बड़ा आसान है, मैं बोलूँ देखो कितनी प्यारी समरी बना के दी है। अब ये तो मैंने सीफैप में बनाई थी, समरी तो वो होती है जो खुद बनाऊँ, पर डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि इसको करने के बाद तुम एज अ रीड करोगे तुम्हें समझ आएगा। इसको किए बगैर एज अ रीड करोगे समझ नहीं आएगा, क्योंकि यू डोंट हैव दोज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। क्लियर है? तो ये बात आपने याद रखनी है कि भाई जो प्रोसीजर्स हैं या प्रोसेसेस हैं ना, वो मैपिंग करनी है दिमाग में, वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना, उर्दू में बातें, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। क्लैरिटी है? चलें आगे। अब मैंने कहा कि भाईजान ये बात तो समझ आ गई है, ग्रुप ऑडिट होगा तो कंसोलिडेटेड अदर इंफॉर्मेशन होगी। तो क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि तुम्हें किसी ग्रुप के अंदर कंपोनेंट ऑडिटर से बात करनी हो, या किसी कंपोनेंट की जो टीम होती है, जो मैनेजमेंट टीम होती है, उससे बात करनी हो, तो वो भी तुम कंसिडर कर सकते हो। लिखा हुआ क्या है? Whether in case of a group audit it is necessary to make inquiries of the component auditor in addressing other information। भाई अगर component auditor से कोई चीज़ आई है तो वर्किंग पेपर तो उसके पास होंगे ना, अलबत्ता बाखुदा हमने रिव्यू भी किया होगा। याद है जब हम ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन भेजते थे तो हम क्या कहते थे? भाईजान आप अपने रिव्यू भी कराओगे हमें। हम रिस्क असेसमेंट में भी पार्ट थे, याद करें, हमने उसको प्रोसीजर भी लिख के दिया था, तुमने ये परफॉर्म करना है। पर अगेन अगर मुझे कोई कन्फ्यूजन है या अदर इन्फॉर्मेशन की तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये प्रोसीजर लिखने के काबिल हैं तुम्हारे। तुम ये बोलोगे अच्छा एक सवाल बनाया वो बेहतरीन सा अदर इन्फॉर्मेशन के साथ ग्रुप ऑडिट डाल दे, तो क्या वो नहीं कर सकता? आज तक आया नहीं है ऐसा, पर वो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन में डाल दे। तो तुम ऊपर वाली बातें तो सारी लिखोगे, ये भी लिखोगे तो बोलोगे यू वी मे कंसिडर टॉकिंग विद द एंगेजमेंट टीम ऑफ कॉम्पोनेंट। तो आप वहाँ पे पूछ लें उससे कि भाई क्या क्या है इसके अंदर, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग और वो जो अदर इन्फॉर्मेशन क्या आपस में रिलेट करती है या नहीं करती। क्लैरिटी है? अच्छा इसके आगे वो कहता है हमने भाई इंडिविजुअल कौन सा सेलेक्ट करना है, फिर वो कहता है कि भाई ये प्रोसेस क्या है। अच्छा वो बड़ा सिंपल है, वो अंग्रेजी भी वही लिखी हुई है। वो कहता है ये है जब आपने परसेंट डिसाइड कर लिया, जब आपने परसेंट डिसाइड कर लिया, ये डिसाइडेड हो गया कि भाई ये बंदा काम करेगा, तो उसके बाद रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, नॉलेज है उस एरिया की, और अगर कंपोनेंट का बंदा है तो वो हमने बिठा दिया। यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा इस पर टिक लगा दिया। अब ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि काम क्या करेगा? भाई काम क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा आइटम्स इन, कहां से सेलेक्ट करेगा? अदर इंफॉर्मेशन से। आइटम सेलेक्ट करेगा अदर इंफॉर्मेशन से और कंपेयर करेगा विथ एफएस। अच्छा फिर इसमें एक लाइन लिखी हुई है, वो एफएस से कंपेयर करेगा उन आइटम्स को दैट आर लाइकली टू बी सेम। इसका मतलब नहीं समझ आया, दैट आर लाइकली टू बी सेम। ऑडिटर को कहा गया तू पहले वो चीज उठा ले एफएस के अंदर जो लिखी हुई है। अरे भाई तो ये खून पी गया कॉल करके, रिटर्न का मसला है इसका भंगी का, वो भी हमसे पूछ रहा है। इधर कहने का मकसद ये है, समझना मेरी बात, कहने का मकसद ये है कि वो कहता ये है कि भाईजान ऑडिटर साहब आप वो चीज़ें उठाना जो आपकी नज़र में एज इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैठी हुई होंगी। लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना रेवेन्यू हमने अचीव किया है,
क्या ये एफएस में लिखा हुआ होता है? मेन चीज़ है, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सेम होनी चाहिए, कोई डेविएशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर वो बोले तुम लोग मुझे बताना, ये एग्जाम्पल्स हैं, एक्सपेक्टेड टू बी सेम का मतलब समझा रहा हूँ, क्लैरिटी है? आगे आपके फोर्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है कि अगर एक प्रोडक्शन कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसकी टोटल कैपेसिटी और कैपेसिटी यूजेज डिस्क्लोज हुआ होता है, तो अगर अदर इन्फॉर्मेशन में बताई हुई तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड टू बी सेम है, मेन इन्फॉर्मेशन है, मेन इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, कितनी कंपनी की ब्रांचेस थी, ये भी स्टेटस ऑफ द कंपनी में नेचर में आ रहा होता है। तो अगर यहाँ पे उसने कोई फायर मारे हुए हैं कि भाई हमने ऑप्टिमिस्टिक होकर कोई 250 ब्रांचेस पे ऑपरेट किया इस बार और पीछे लिखा हुआ है 200, तो डेट इज इनकंसिस्टेंट। तो ये ऑडिटर को ये कहा गया भाई आंखें बंद करके अंधों की तरह इन्फॉर्मेशन नहीं पिक करना, पहले वो इन्फॉर्मेशन पिक करो डेट इज लाइकली टू बी सेम। कहानी समझ आ रही है? तो पहले तो आप देखो भाई, आप प्रैक्टिकल सोचो, आप उस जगह पे बैठो, मैं पता है क्या करता हूँ, मैं हाथ उस पर रखता हूँ जो मुझे पता है कि वहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो बच्चा सामने से कहता है आपको, आप वहीं क्यों हाथ रखते हैं, क्या गलती है? भाई मैंने कहा ये तो रिस्क असेसमेंट है ना, ये तो मसला है। अब फॉर एग्जाम्पल जेई टेस्टिंग पता है ना क्या होती है? अब एक नई सीनियर बनी थी हमारी, मैंने उसको कहा कि यार देखें आपने ना ये क्लाइंट का पूरा कैनवस तैयार करना, और मैं अपनी एक भी चीज़ पढ़े बगैर नहीं जाने देता, मतलब जल्लाद माना जाता हूँ अपनी फर्म में, वो अलग बात है, पर वो उनके अच्छे के लिए कि सीखते हैं। मुझे पता था उसका एक्सपोजर ही नहीं है जेई टेस्टिंग का। मैंने कहा उसने सब किया होगा, जेई टेस्टिंग नहीं की होगी। मैंने कहा जेई टेस्टिंग की है? बोलती नहीं सर। मैंने कहा आती है? बोलती नहीं सर। मैंने कहा दिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो मैंने कहा जाओ पहले पढ़ के आओ जेई टेस्टिंग होती क्या। पहले उससे मैंने पूरा पढ़वाया, फिर मैंने उससे सवालात किए, फिर नहीं आया, मैंने कहा फिर जाके पढ़ के आओ, फिर सवालात किए, फिर मैंने उसको एक फ़ाइल दी, मैंने कहा ये पिछले साल हमने की हुई है, इस पर इसी पैटर्न पे उससे जेई डंप लो और ये सारे टेस्ट परफॉर्म करो। बोलिए सर उनका जो डंप है वो निकलता नहीं है, क्योंकि ऐसी बात है अगर मिलियन ट्रिलियंस ट्रांजैक्शन होती हैं तो आपका हैंग हो जाता है पीसी, नहीं निकल सकता। तो मैंने कहा इसका भी एक हल है, आप कोई भी अपनी पसंद का जीएल उठाएं, उसको बोलें वीकेंड पे एंट्री का मार्क करें, फिल्टर देखें वीकेंड पे 0 एंट्रीज होनी चाहिए, क्योंकि वीकेंड पे क्लाइंट ओपन नहीं होता। हाँ, मैक्सिमम सिस्टम जनरेटेड एंट्रीज होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है। तो उसको मैंने सिखाया जनरल एंट्री टेस्टिंग करने का तरीका। खतरनाक नहीं हूँ भाई, मतलब काम सिखाता हूँ यार, मतलब ये तो हक है ना यार, मतलब हलाल कर रहा हूँ तो यहाँ तक पहुँचाऊँ ना, तो हलाल करूँगा तो और ऊपर जाऊँगा। कहने का मतलब है यार, मतलब आई कीप ऑन सेइंग कि भाई ऐसे 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 काम सीखना है आपने। अभी XYZ क्लाइंट का मैंने फ्रॉड पकड़ा 1.5 बिलियन का, वो रिजॉल्व हुआ, फिर एक और चीज़ पकड़ ली मैंने, तो वो क्लाइंट इनिशियल नहीं होके दे रहा। उसके CFO ने हमारे पार्टनर को कहा कि आप लिख के दें, इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मैंने कहा पार्टनर को आप लिख के नहीं देंगे इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं, और भी निकालूंगा। तो मेरा पार्टनर बोल रहा भाई बता दे करना क्या एक बार, या तो जाने देना या करना। मैंने कहा नहीं सर जाने नहीं देना, करके रखना है। तो पकड़ के रखा हुआ है। खैर ऑब्वियसली आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम, हो सकता है कि कभी न्यूज़ में आ जाए तो मैं तुम्हें बता दूंगा, सही है। तो खैर समझने का मतलब ये है कि इफ़ यू डू प्रॉपर रिस्क असेसमेंट ना, रिस्क असेसमेंट में तुम्हें जो मज़ा आएगा, प्रोसीजर्स में मज़ा आएगा, तुम्हारी सोच है। ऐसी बात है वो प्रैक्टिकल लाइफ अब सीफेयर लेवल पे बात करेंगे हम। खैर कहने का मकसद ये है कि आप जो गलतियाँ पकड़ते हैं ना, वो किस पे पकड़ते हैं? रिस्क असेसमेंट पे। आइजा आपको सिर्फ आइडिया देता है कि लाइकली टू बी सेम उठा लो, क्योंकि ऐसी बात है आप तो देखो, आप अगर ऑडिटर हो ना तो आप यही चाहोगे कि जो आइटम सेम होने चाहिए, मतलब मिनिमम वो तो सही हो ना। यानी कोई अगर बंदा उठा के आपको बोल दे यार तुम तो मतलब पेल दिया तुमने ऑडिट, ये तो ये सेम होना चाहिए, ये तो हो ही नहीं रहा, तो इसलिए ऑडिटर को क्या कहा गया, जो आइटम लाइकली टू बी सेम है पहले उसको तो चेक कर ले भाई। अच्छा, फिर जो लाइकली टू बी सेम नहीं होते ना, उसकी रिकंसिलिएशन बनती है, वो भी तुम्हें पढ़ के नहीं समझ आएगा, वो भी मैं सिखा देता हूँ। क्या बात बोलता है वो आपको कह रहा है टोटल सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर इतना है, टोटल सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर इतना है। अब भाई सब बात समझिएगा, ये तो मैंने पहले लिख दिया लाइकली टू बी सेम, पहली चीज होगी। दूसरा मैंने क्या बोला आपको कि टोटल सैलरी एक्सपेंस एम्प्लॉय कॉस्ट इतनी, और नीचे बातें की हुई है मैनेजमेंट ने कि भाई हम लोग एम्प्लॉयज का इतना ख्याल रखते हैं, हमने इतनी सैलरी इतने % से बढ़ा दिया। मसला पता है क्या होता है, आपको इस बात का पता हो नहीं हो, कुछ सैलरी COGS में मौजूद होगी, कुछ एडमिन में होगी, कुछ सेलिंग में होगी, मतलब ब्रेक हो क्या आती है ना। दिस इज नॉट लाइकली टू बी सेम, वहां से आपको प्लस करना पड़ेगा, तो कुल 2-3 चीजों का प्लस होके बनेगा। तो दैट मीन्स कि इसके लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी, एक कैलकुलेशन या रिकॉन,
और रिकॉन कैसे, अब टोटल जो रेम्यूनरेशन है आपकी उसके अंदर डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन भी है और अदर इंफॉर्मेशन में डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन अलग बताई हुई है। तो पहले तो ये सब प्लस होंगे और डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन, तो उसमें लिखा हुआ है पीछे प्रोसीजर्स में कि फॉर सम आइटम्स दैट आर नॉट लाइकली टू बी सेम एंड दैट हैज टू बी मेड बाय एडिंग अप सम फिगर्स, कुछ फिगर्स को ऐड करके बनती है तो उसकी रिकंसिलिएशन लेनी पड़ेगी किससे, मैनेजमेंट से। क्या करनी पड़ेगी, रिकॉन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको फिर खुद नहीं पता ना वो कैसे बनी है। अच्छा, इसके लिए भी आप, इसके लिए कौन सा बंदा रखोगे, जिसने एम्प्लॉय कंपनसेशन या सैलरी का हेड किया होगा, उसके पास डेटा होगा ना, उसके पास अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो वो देख सकता है अच्छा सही है। अच्छा, फिर वो बोलता है जब आपने रिकॉन ले ली, रिकॉन लेने के बाद उस रिकॉन में जो आइटम्स आ रहे हैं ना उसको ट्रेस कर लो ट्रायल बैलेंस से। भाई लेट से रिकॉन आ रही है ना, COGS के सैलरी उठा ली, यहां से उठा ली, यहां से उठा ली, यहां से उठा ली, वो तो वो रिकॉन में आपको पन्ने पे लिख के दे रहा है, पर क्या वो पन्ने की फिगर कहां से आ रही है उस पर रिलायंस नहीं चाहिए, कहां से देखेंगे, ट्रेस करेंगे टीवी से। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑडिट, कि भाई वहां से ट्रेस किया, ये रिकॉन तो है पर रिकॉन में जो फिगर आ रही है वही तो नहीं पेल दी, तो टीबी से एफएस में जा रही है, एफएस से यहाँ आ रही है, हमने बोला टीबी से ट्रेस कर लो, और फिर उसका टोटल एफएस से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, यानी अपैरेंटली दिखनी चाहिए मुझे, ऐसा नहीं है कि हवाओं में चल रही हैं चीज़ें, क्लैरिटी है। फिर कुछ मेजर कंटिजेंसीज होती हैं, एग्जाम्पल देता हूँ PDCL की। PDCL के ऊपर पता नहीं मैंने पहले बताया तुम लोगों को, नहीं बताया, शायद बताया हो मैंने, कभी एक तो कैफेड में, कभी यहाँ पे भूल जाता हूँ कि किधर बताया था। मैंने आपको बताया था पेंशन का केस चल रहा है ना, कि 1991 में जो ये TNT कॉरपोरेशन थी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन बनी, फिर कंपनी बन गई, तो पुराने पेंशनर्स है ना जो PDCL में कन्वर्ट हो गए कंपनी में, वो कहते हैं कि हमें आप पेंशन के इंक्रीज वो वाले थे जो गवर्नमेंट दे रही है। PDCL कह रहा भाई तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहा तो देखो पेंशन का इंक्रीज वो वाला क्यों दूं, पेंशन का इंक्रीज तो वो मिलेगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि अब आप उनके अम्ब्रेला में नहीं है। अच्छा, ये सिग्निफिकेंट केस है, 5-6 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, और अगर 5-6 हज़ार एम्प्लॉयज़ में कुछ लोगों की 8-8 लाख रुपए सैलरी भी हो तो तुम देखो कितना जाता है ना, और उसमें इंक्रीमेंट हर साल का लग के तो पता नहीं कितना हो जाएगा, किसी की 2-2 मिलियन भी बन जाएगी। पर अगेन ये तो मतलब भाई बहुत बड़ी अमाउंट है यार, सिग्निफिकेंट है, परवेजिव अमाउंट है। तो ये केस हुआ है डिस्क्लोज, पंगा चल रहा है, क्योंकि ऐसी बात है अगर मैं ये कहूँ कि ये हार जाएंगे वो भी तो प्रोबेबल नहीं है ना, ऐसा ही है ना, हम रिकॉर्ड कब करते हैं, जब प्रोबेबल और लाइकली हो। पॉसिबल और अनलाइकली में तो हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज, तो हमने लॉयर वॉयर अपॉइंट किया कि वो अपनी बातें हैं। इसी के ऊपर ऐसी बात है, जब इतनी सिग्निफिकेंट बात है तो क्या डायरेक्टर उस पर बात नहीं करेगा, करेगा ना, तो अदर इन्फॉर्मेशन में वो आएगी। अब कहानी सुने, अदर इन्फॉर्मेशन में क्या करना है, सारे प्रोसीजर सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। अदर इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हुए आपने एक चीज़ ये सोचनी है कि अल्फाज जो वहाँ यूज़ हुए हुए हैं क्या वही समवर्ड अल्फाज यहाँ यूज़ हुए हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक हो गए कि हम केस जीत ही जाएंगे, हम जीत गए, तो ये बात तो लिखना गलत है ना यार, जीते तो नहीं हो। आप ये बोलोगे लॉयर का कंटेंशन है, यानी जब कंटिजेंसी की बात होती है ना तो आप कंटिजेंसी को अगर कंपेयर कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम उसमें क्या कर ही क्या सकते हो, वहाँ पे जो अल्फाज लिखे हुए हैं उसका चुनाव और यहाँ पे जो अल्फाज है उसका चुनाव, दोनों का जो अल्फाज हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो दिस इज हाउ यू वेरीफाई अदर इन्फॉर्मेशन। आओ रीड करा देता हूँ तुम लोगों को, ये रहा। कौन सी लॉ वाले नहीं बताते, देखो जो लॉ वाला तो बड़ी मुश्किल जबान में बताता है, तुमने कभी कंटिजेंसी रीड किया तो तुम्हें समझ आएगा, कभी एक बार रीड करना दिमाग चकरा जाएगा, वो तुमने रीड कर करके ढीठ हो गए। मैं तो खुद बैठ, जब मैं अपने आर्टिकल्स में था ना मैं तो बैठ जाता लॉयर के समझा प्लीज समझा दे यार, कॉल कर लेता था मैं, जो लीगल का बंदा होता था ना वहाँ पे मैं समझता था इसका मतलब क्या है। नॉट विथस्टैंडिंग से शुरू होता था कि विदाउट प्रीजुडाइस, फिर वो एडिशनल कमीशन, एडी कमीशन, शॉर्ट फॉर्म शुरू हो जाती हैं, तो आपको समझने में भी टाइम लगता है। वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं करता मैनेजमेंट, उसको आसान अल्फाज में करती है, पर मतलब वो होना चाहिए। क्लियर? अब ये देखो, प्रोसीजर परफॉर्म टू चेक वेदर अदर इंफॉर्मेशन इज कंसिस्टेंट विद एफएस और नॉट। पहला क्या लिखा हुआ है, फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज इंटेंडेड टू बी सेम। कहानी समझ आ रही है? मतलब ये तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ ये था कि तुम्हें ये वाली बातें समझ आए कि वो इंफॉर्मेशन दैट इज इंटेंडेड टू बी सेम इज इंफॉर्मेशन इन दी एफएस, कंपेयरिंग द इंफॉर्मेशन टू दी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें कोई मसला? आगे, फॉर इंफॉर्मेशन इंटेंडेड टू कन्वे द सेम मीनिंग एज डिस्क्लोजर इन द एफएस, कंपेयरिंग the words used and considering the significance of differences in word use and whether such differences imply different meanings. ये वाली बात समझ आ रही है? ये कौन सी बात थी? कंटिजेंसी वाली। वापस से रीड करते हैं अंग्रेजी को। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, इतना हलवा नहीं है ये, सीए फाइनल है। पर अगेन अगर तुम डिटेलिंग नहीं करोगे ना तो कभी जिंदगी में नहीं समझ आएगा ये आएगा। वापस रीड करते हैं। फॉर इंफॉर्मेशन, अच्छा ऊपर क्या था? फॉर अमाउंट्स दैट इज इंटेंडेड टू बी सेम। यहां पे क्या लिखा हुआ है? फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज इंटेंडेड टू कन्वे द सेम मीनिंग एज डिस्क्लोजर इन एफएस, कंपेयरिंग द वर्ड्स यूज्ड देयरइन विद द वर्ड्स यूज्ड इन अदर इंफॉर्मेशन। तो ये दो बातें हो गई, क्लैरिटी है? पहले तो उसने बोला जो इंफॉर्मेशन वो उठा लो जो इंटेंडेड टू बी सेम है, उसको कंपेयर कर लो। और फिर कुछ लिखत पढ़त है तो उस लिखत पढ़त की अल्फाज वहां से और यहां से मैच कर लो, देख लो अगर अल्फाज चेंज भी है तो उसका मतलब तो नहीं बदल रहा। क्लैरिटी है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, यहां तक क्लैरिटी है प्लीज? ओके गुड। आगे इसका तुम लोग मुझे बताओगे जब इतनी मेहनत की है। ऑब्टेनिंग अ रिकंसिलिएशन बिटवीन एन अमाउंट विद इन अदर इंफॉर्मेशन एंड दी एफएस, ये कौन सी एग्जाम्पल है? सैलरी वाली कि रिकॉन ले लो। अच्छा फिर क्या कह रहा है आगे देखना, रिकॉन के बाद वो कह रहा है कंपेयर करो आइटम्स इन द रिकॉन टू दी एफएस एंड अदर इंफॉर्मेशन, ट्रायल बैलेंस वगैरह से मैच कर लो, क्योंकि रिकॉन लेना सफिशिएंट नहीं है। हाँ तो उससे मैच करने का ना, तो वो भी तो अल्टीमेटली टीबी से आ रही होगी ना। रिकॉन इसलिए चाहिए होगी ना क्योंकि आप उसको बोलेंगे तुमने कैसे बनाई है ये। यानी अब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ, एक बंद को भी बताता हूँ ना। देखो भाई इनका सवाल ये आया कि सर ये बताएं कि हमने भी तो अपनी टीम मेंबर से बोला होगा ना, हर टीम मेंबर अपने अपने नोट्स बनाता है वेरीफाई करने के लिए कि एफएस में नोट सही हैं। बाज़ औक़ात आप बहुत सारे सही करवा रहे होते हो कि पीपी में एडिशन गलत है, भाई क्या कर रहे हो तुम, डिस्पोजल गलत दिखाए हुए तो प्लस, अच्छा टोटल पे मैच होता है, आगे पीछे हुआ वो होता है, ऐसा ही है ना। CWIP को इसमें डाला हुआ होता है, कंप्यूटर को उसमें डाला हुआ होता है, इक्विपमेंट में तो अलग अलग चल रहा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक अमाउंट आ रही है और उसमें सिग्निफिकेंट चीज़ें तो तुम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कर करके पागल हो जाओगे। यानी इसने ये प्लस किया होगा, इसने ये माइनस किया होगा, तो ये आंसर आया होगा। तुम बोलोगे भाई पहले तू दे दे, फिर उससे पूछते ही बता दे ये बनी कैसे, उसने बोलेगा ये यही है, तो आप बोलोगे मेरे वर्किंग पेपर में ये आ रही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग से भी इंटैक्ट हो गया और एफएस से भी इंटैक्ट हो गया। बात क्लियर है? मतलब ये फजूल बात है। देखो जो चीज़ सामने सामने वो तो मैच हो जाएगी, पर जो 5-6 चीज़ों को मिला के बनी है वो कैसे होगी? बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीज़ें आप फिर रिकॉन लेते हैं उससे, क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन तो किसी तरीके भी दे सकते हो। मैंने तो सैलरी की तो एक बेसिक एग्जांपल दी थी आपको, क्लियर है? दैट कैन बी कॉम्प्लेक्स एज वेल, ये कह रहा हूँ, क्लियर है? अच्छा अब वो प्रॉफिट निकालना चाहता है अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन को निकाले बगैर और राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट के इंटरेस्ट को निकाले बगैर, तो जाहिर सी बात है वो कहता है कि भाई राइट को मैं इंटरेस्ट मानता ही नहीं हूँ। फिर वो रिकॉन ऐसे बना रहा है, एक कैश फ्लो बना के देता है कि जिसमें कैश फ्लो के अंदर इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, एक्चुअल रेंटल्स हैं जो पे हुआ है जेब से। तो उसकी रिकॉन भी तो तुम्हें चाहिए ही होगी ना कि उसकी कैलकुलेशन में क्या क्या किया हुआ है टू डिपिक्ट द ट्रू कैश फ्लोस। एक इन्फॉर्मेशन नीड है वो दे रहा है, अगेन तुम्हें उसकी रिकॉन चाहिए होगी कि उसने बनाया कैसे है वो। बात क्लियर है? तो ये फर्क है। चलें आगे। हमने कहा चेकिंग वेदर द कैलकुलेशन विद इन द रिकंसिलिएशन आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट। यानी कह रहा है वो सब वेरीफाई करने के बाद मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेना। अच्छा पहले मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक क्यों नहीं कर रहा? पहले चीज़ों को वेरीफाई नहीं किया था, अब चीज़ों को वेरीफाई कर लिया तो क्या उसकी कास्टिंग भी कर लूँ? यस, बात समझ आ रही है? और ये नीचे जो एग्जांपल आ रही है ना कि ऑडिटर की नॉलेज से इनकंसिस्टेंसी कैसे दिखती है, तो उसकी मैंने मल्टीपल एग्जांपल दी थी कि भाई वो कह रहा है मैंने यूनिट इतने प्रोड्यूस किए थे, हमने जब ऑडिट किया था तो पता लगा इतने यूनिट्स हैं, हमने एडवांसेस इतने डिसबर्स किए थे, जब वो लिखा हुआ है तो बोल रहे कुछ और आ रहा। तो ये ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग से इनकंसिस्टेंसी है, तो वो उसकी एग्जांपल्स हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर? देखो ये दूसरा भी देख लो, समरी ऑफ लोकेशंस ऑफ द एंटिटी मेजर ऑपरेशंस। वो बोल रहा भाई हमने
वो बोल रहा है कि भाई हमने AJK में भी ब्रांच खोली हुई है, हमें तो आज ही पता लगा, वरना सबसे पहले तो वही सेलेक्ट करते घूमने के लिए। ऐसा ही है ना, हम तो बोलते हैं सबसे ज़्यादा रिस्की है। अब हमारे बच्चे ना बैंक की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले पता है मेरे पास लेके क्या है, सर वो AJK और गिलगित में जाना है, ये ब्रांचेज। अच्छा पोर्टफोलियो वहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। बोले सर देखें रिस्क हो सकता है ना, वहाँ पे कंट्रोल नहीं होंगे। मैंने कहा रिस्क उनका नहीं है, तुम्हारा अपना इंटरेस्ट है, चलसी हो तुम्हें जाना है। तो लेके आया, मनवाया उन्होंने। अच्छा फिर मुझे प्रूफ भी कर रहे हैं, मेरी सिखाई हुई चीज़ मुझे ही बता रहे हैं, मुझे बोल क्या रहे हैं, बोले सर आपको तो पता है ना सैम्पलिंग में हमें ज्योग्राफी भी कवर करनी होती है। मैंने कहा वाह भाई वाह। तो बोला सर ज्योग्राफी में देखे इतनी सारी ब्रांचेस, हम 2 ब्रांचेस पे जा रहे हैं वहाँ पे, तुमने देखें ज्योग्राफिकली कवर किया। और जो इंटरनल ऑडिट की रेटिंग है ना, जब कोई किसी बैंक को देखते हो ना, तो वो इंटरनल ऑडिट की रेटिंग भी देता है ब्रांचेस को कि ये ब्रांच इतने अच्छे परफॉर्म कर रही है, ये ऐसा, क्योंकि कंट्रोल डेफिशिएंसीज के हिसाब से। तो जो इंटरनल ऑडिट की रेटिंग में सबसे नीचे होती है ना, आपको उसको सेलेक्ट करना होता है बीइंग एन ऑडिटर, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये सारे तरीके हैं, तो वो तरीके जो चसियों को मैंने सिखाए ना, वो मुझे भी लगाते हैं। आप बता दें इस पर कुछ गलत है, मैं कहता हूँ सही है भाई, तुम सही हो, जा सकते हो। तो खैर अप्रूवल ले लिया उन्होंने, पर खैर कहने का मतलब है कि नॉलेज सही जगह अप्लाई करो तो फ़ायदा भी होता है। तो अभी दूसरा सवाल मेरा ये था, मेरी टिकट कब है, क्योंकि मैं भी रिव्यू वहीं करने आऊँगा। तो क्या कहने का मकसद ये है कि चलता है, बात समझ आती है। तो खैर आज हमने ये सीखा अपनी क्लास में कि आपने काम क्या परफॉर्म करना होता है। अच्छा अब इस काम का क्या आएगा नतीजा, इस काम का क्या आएगा। अच्छा नतीजे पे जाने से पहले, यानी इस वाली स्लाइड से आने से पहले हम 2-3 बातें कर लेते हैं। नतीजे क्या आ सकता है, खुद बता दें आप लोग, ऑनलाइन में तो जल्दी बताओगे सोच के, नतीजे क्या आ सकता है। या तो अदर इंफॉर्मेशन में बंड होगा, या तो FS में बंड होगा, या तो मेरी नॉलेज चेंज होगी। तो ये 3 बातों पे हमारे रिस्पॉन्सेज होंगे। याद है तीसरा ऑब्जेक्टिव, याद है तीसरा ऑब्जेक्टिव, इन 3 बातों पे हमारे क्या होंगे रिस्पॉन्सेज। और फिर रिस्पॉन्स करने के बाद रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। तो कितनी चीजें रह गई हैं, 2। ऑल्दो मैं आज सोच के आया था कि मैं खत्म करूंगा, बट जाहिर सी बात है जब हम बहते ही जाते हैं, समझाते जाते हैं, तो वो टाइम लगता है। तो कल की क्लास में हम ये कवर कर लेंगे कि हमारे रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, और उस रिस्पॉन्स के एवज कोई मैनेजमेंट ने बदतमीजी की तो हमारी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्या होगी। यानी कहने का मकसद ये, हम 2 मकसद अचीव कर चुके हैं, 2 मकसद अभी बाकी हैं। क्लैरिटी है, ऑनलाइन तो जल्दी बताओ क्लैरिटी है, इजाजत है। चलें डन हो गया, ओके मिलते हैं जी अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़। कल की क्लास अपलोड नहीं हुई क्या, हो गई होगी यार, मैं देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ।